दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए धमाकेदार एक्शन मूवी लेकर आया हूँ। ये है ब्रैंडन जो सिर्फ अपने पिता से मिलने और पुरानी यादें ताजा करने आया था, पर अचानक वहाँ एक स्पेशल फोर्स टीम धमक बाजी। तभी दूर से एक अनजान स्नाइपर दिख गया। अब सवाल ये था, ये रहस्यमयी स्नाइपर दोस्त है या दुश्मन? ब्रैंडन ने हालात को देखते हुए सामने मुकाबला करना ही ठीक समझा। ब्रैंडन एक फेमस सील स्नाइपर है। अपने लंबे करियर में उसे पहली बार छुट्टी मिली थी। वह आराम से घर पर बैठा शूटिंग गेम खेलने में लगा था। इसी दौरान टीम की बेवकूफी पर चिड़चिड़ा रहा था कि अचानक हेलीकॉप्टर की तेज आवाज आने लगी। ब्रैंडन कुछ समझ पाता उससे पहले जोरदार धमाका हुआ। उसके घर का दरवाजा टुकड़ों में बिखर गया। पूरी तरह हथियारों से लैस स्पेशल फोर्सेस टीम सीधे अंदर घुस आई और ब्रैंडन को तुरंत ग्राउंड पर गिराकर काबू में ले लिया। उन्हें बिना कोई मौका दिए ब्रैंडन को पकड़कर ले जाने ही वाले थे कि उसी वक्त पास की एक रहस्यमयी महिला ये सब देख रही थी। वह महिला असल में ब्रैंडन को मारने के लिए आई थी, मगर उसे हैरानी हुई कि CIA उससे पहले ब्रैंडन तक पहुंच चुकी थी। वो महिला चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी, बस फौरन हालात का रिपोर्ट अपने मास्टर को भेज दिया। जैसे ही मास्टर ने खबर सुनी, उसने प्लान B एक्टिवेट कर दिया। कुछ ही देर में ब्रैंडन को अजीब परिस्थितियों में बांधकर CIA के गुप्त ठिकाने में ले जाया गया। वहाँ एजेंट जॉन ने बहुत गुस्से से ब्रैंडन पर मर्डर का आरोप लगाया। दरअसल पिछली रात US और रूस के बीच क्रिटिकल ट्रेड अग्रीमेंट के दौरान पब्लिक भाषण देते वक्त ट्रेड मिनिस्टर को किसी रहस्यमयी स्नाइपर ने गोली मार दी थी। यह हादसा पूरी दुनिया में खलबली मचा गया। CIA ने झटपट इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और उस क्राइम सीन के पास एक रूम में ब्रैंडन के बाल मिल गए। इतना मजबूत सबूत देखकर सारा शक उसी पर टिक गया। इतना ही नहीं, ब्रैंडन के पिता भी पहले इसी क्षेत्र में एक मिशन पर थे, लेकिन कुछ गलती हो गई थी जिसकी वजह से जॉन को शक था कि कहीं ब्रैंडन ने अपने पिता की नाकामी का बदला ट्रेड मिनिस्टर की हत्या से तो नहीं लिया। इन दोनों के बीच बात हो ही रही थी कि एक और एजेंट ईरो वहां पहुंच गया। ईरो को ब्रैंडन के सीनियर ने असलियत की जांच के लिए भेजा था, मगर मौजूदा हालात बेहद गंभीर हो चुके थे। अगर ब्रैंडन दोषी साबित होता तो जो सजा होती वो एक अंधेरा जेल होता, जहां न धूप पहुंचती और न बाहर निकलना आसान। लेकिन अगर वो बेकसूर भी होता तो जिन्होंने उसे फंसाया है वो फिर भी उसे चैन से नहीं रहने देते और उसे बार बार सताते रहते। मतलब हर हाल में हालात बहुत खतरनाक थे। इसी बीच जीरो ने वादा किया कि वो मामला पूरी तरह से साफ करेगा और ब्रैंडन को सच सामने ला देगा। तभी एजेंट जॉन ने तुरंत ऑर्डर दिया कि स्पेशल फोर्सेस ब्रैंडन को एक गुप्त CIA इंटेरोगेशन रूम में ले जाएं। लेकिन जैसे ही गाड़ी चली कुछ दूर पहुंचने के बाद अचानक एक ट्रक स्किड करके रास्ता रोक देता है और एस्कॉर्ट व्हीकल वहीं रुक जाता है। ट्रक में बैठे सभी लोग चेहरे पर मास्क पहने थे। उनकी नीयत साफ जाहिर थी, वो कोई बड़ा बवाल करने वाले थे। यह देखकर ड्राइवर ने फौरन कोशिश की कि गाड़ी घुमा दें और खतरे से बच जाएं। आगे से तो ट्रक का रास्ता ब्लॉक था ही, पर अचानक पीछे से एक और ट्रक तेज रफ्तार में आया और एस्कॉर्ट वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी पूरी तरह डैमेज होकर रुक गई। अब उस ट्रक से 5 खतरनाक नकाबपोश हथियारे बाहर कूद पड़े। सबके हाथों में असॉल्ट राइफलें थीं। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन एस्कॉर्ट टीम के स्पेशल फोर्सेस फौरन काउंटर फायर करने लगे। दोनों पक्षों के बीच भयंकर गन फाइट छिड़ गई। कई लोग घायल या ढेर होते जा रहे। स्पेशल फोर्सेस ने राउंड लेकर हमलावरों के पीछे से सरप्राइज अटैक की कोशिश की, पर उसी वक्त सामने की पहाड़ी पर रहस्यमयी महिला, अब बर्फ सी ठंडी एक्डेड असासिन बन चुकी थी। उसके हाथ में स्नाइपर राइफल थी। वह बहुत देर से ब्रैंडन पर नजर साधे इंतजार कर रही थी। असल में इस फीमेल असासिन का प्लान भी यही था। नीचे ग्राउंड पर जो गैंग हमला कर रहा था वह सब उसी के मुताबिक काम कर रहे थे। जैसे ही ब्रैंडन को इंट्रोगेशन रूम ले जाया जाता, यही हमला करके ब्रैंडन और सारे एस्कॉर्ट्स को मार देते और बाद में कहानी बना देते कि ब्रैंडन भागते वक्त मारा गया। लेकिन इस महिला ने ब्रैंडन की ताकत और सील ट्रेनिंग घोर कम आंकी थी, क्योंकि ब्रैंडन किसी भी घात का शिकार इतनी आसानी से नहीं बनने वाला था। ब्रैंडन अपनी सील ट्रेनिंग के चलते मशहूर था और उसी का फायदा उठाकर जब स्पेशल फोर्सेस की टीम मिट गई तो उसने कार में हाथ लगा, हथकड़ी की चाबी खोजी और खुद को छुड़ा लिया। फौरन पिस्तौल निकाल ली और चुपचाप इंतजार करने लगा कि दुश्मन कब पास आएंगे। ज्यों ही 2 हथियारे कार के नजदीक पहुंचे, ब्रैंडन ने दोनों हाथों में गन लेकर एक साथ फायर कर दिया। दोनों मौके पर ही ढेर पर खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। महिला स्नाइपर ने सीधा ब्रैंडन के सिर पर निशाना साधा, लेकिन सालों की ट्रेनिंग के चलते ब्रैंडन ने बिना देर किए फौरन सिर झुका लिया और गोली उसके पास से निकल गई। अब ब्रैंडन को समझ आ गया कि कहीं दूर पहाड़ी से कोई मास्टर स्नाइपर उसी का शिकार कर रहा है। वह फौरन स्पेशल फोर्सेस के शवों को ढाल बनाकर गाजी चलाकर भाग निकला। वहीं पास में एक घायल हत्यारा ब्रैंडन को रोकना चाहता था, पर महिला असासिन ने उस पर भी ताबड़तोड़ फायर कर दिया, क्योंकि मिशन फेल हो गया था। तो अब उसके अपने लोग भी जिंदा नहीं बच पाए। इस पूरी घटना की खबर कुछ देर में एजेंट जॉन तक पहुंची। जब उसे पता चला कि मरे हुए लोगों में रशियन असासिन भी हैं, तो उसका शक और गहरा हो गया कि ब्रैंडन के इस एस्केप का रूस से कोई बड़ा कनेक्शन है। साथ ही क्राइम
क्राइम सीन पर एक स्पेशल फोर्स सैनिक की मौत लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग से हुई थी, जिससे जॉन को शक हुआ कि कहीं ये सब ब्रैंडन के पिता की करतूत तो नहीं। टॉम की स्नाइपिंग दुनिया में इज्जत और ख्याति काफी बड़ी थी। गुस्से में आकर जॉन ने बिना वक्त गंवाए टॉप लेवल अलर्ट एक्टिवेट कर दिया। वह अब किसी भी कीमत पर ब्रैंडन को पकड़ना चाहता था और जानने को उतावला था कि ट्रेड मिनिस्टर मर्डर का असल मकसद क्या था। दूसरी तरफ हीरो ने जॉन की असिस्टेंट जूलियट से महत्वपूर्ण जानकारी पाने की कोशिश की। अभी दोनों डॉक्यूमेंट्स देख ही रहे थे कि हीरो की नजर एक चश्मे वाले आदमी पर गई। वह था नोवास फार्मा कंपनी का मालिक। यह बहुत अजीब था क्योंकि पूरी स्पीच में सिर्फ ट्रेड पॉलिटिशियन ही मौजूद थे। फिर एक प्राइवेट कंपनी का मालिक वहाँ क्या कर रहा था? हीरो को बड़ा शक हुआ और उसने ठान लिया कि अपनी जांच की शुरुआत उसी आदमी से करेगा। उधर ब्रैंडन अपनी जान बचाकर बाहर निकला तो बहुत शांत और कंट्रोल में दिखाई दिया। ब्रैंडन ने सबसे पहले अपनी पुरानी एस्कॉर्ट गाड़ी एक लकड़ी डिपो में छोड़ दी ताकि उसका पीछा मुश्किल हो जाए। फिर वह एक पार्किंग लॉट पहुंचा। सोच रहा था कि यहाँ से जल्दी निकल जाएगा, मगर मामला इतना आसान नहीं था। उसकी संदिग्ध हरकतें दो पुलिस वालों की नजर में आ गईं। इस खतरे भरे मोड़ पर भी ब्रैंडन घबराया नहीं। एक झटके में वह कार के दरवाजे पर झड़ा और दाएं वाले पुलिस को गिरा दिया। फिर बिजली सी फुर्ती से घूमकर दूसरे पुलिस वाले को शानदार ओवर द शोल्डर थ्रो से धराशायी किया। पास खड़ा एक आदमी ये सब देखकर दंग रह गया। ब्रैंडन ने चांस मिलते ही उसी की कार में घुसकर गन दिखाकर उसे ड्राइव करने को मजबूर किया। वह आदमी डर के मारे पूरी तरह आज्ञाकारी बना रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। चेस से बचने के बाद ब्रैंडन ने उस आदमी को गाड़ी से बाहर कर दिया और खुद पहाड़ी रास्तों पर अपने पिता टॉम के घर की ओर निकल पड़ा। करीब 6 घंटे की लंबी घुमावदार ड्राइव के बाद आखिरकार ब्रैंडन पहाड़ों के बीच छिपे टॉम के रिमोट होम तक पहुंच गया। टॉम ने बेटे ब्रैंडन को बुरी हालत में देखा तो उसे समझ आ गया कि हालात गंभीर हैं। डिनर के बाद ब्रैंडन ने अपना डर और परेशानी खुलकर बयां कर दी। वह साजिश का शिकार बना है, सबूत उसी के खिलाफ हैं और अब आगे की राह बिल्कुल धुंधली है। पिता के तौर पर टॉम ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए अपने पुराने वियतनाम मिशन की कहानी साझा की। उस समय उसका मिशन था एक सरकारी टैक्स ऑफिसर को मारना, मगर सही मौका नहीं मिल रहा था। टॉम के साथी ने टारगेट के बेहद करीब जाकर अगर हमला करने की सोची। अब जब वह और टारगेट आमने सामने थे, दोनों के बीच बस 5 सेंटीमीटर का फासला रह गया। उधर टॉम को बहुत दूर से स्नाइपर शॉट लेना था, जो बहुत मुश्किल था। इस वजह से गोली चूक गई और साथी का भी निधन हो गया। ये घटना टॉम के दिल में गहरा घाव छोड़ गई। कई साल मानसिक तनाव झेला। इसलिए टॉम चाहता है कि ब्रैंडन उसकी गलतियों से सीख ले और मुश्किलों का सामना डटकर करे। दूसरी तरफ सैन फ्रांसिस्को में जीरो ने चश्मे वाले उस अजनबी को रेस्तरां में खोज लिया और अपनी पड़ताल को नए मोड़ पर डाल दिया। जीरो उस खास चश्मे वाले आदमी को खोजता हुआ पहुंचा। तब वह अपनी डिनर डेट एक खूबसूरत महिला के साथ कर रहा था। जीरो के आने पर उस आदमी ने तुरंत महिला को बहाने से बाहर भेज दिया। जीरो ने अपनी पहचान और मकसद साफ साफ बता दिया कि वह ट्रेड स्पीच वाली घटना से संबंधित जांच कर रहा है। सवालों के जवाब में वह चश्मा पहने आदमी बिल्कुल शांत रहा और बोला कि वह ट्रेड मिनिस्टर के बेहद करीबी हैं। फायदा यह था कि जैसे ही बैन हटने की घोषणा होती, उनकी कंपनी के शेयर बहुत बढ़ जाते। अब जब मिनिस्टर की हत्या हो गई तो उनकी कंपनी जल्द ही वैंकूवर की आई ग्रुप द्वारा खरीद ली जाएगी। उस आदमी ने जीरो को याद दिलाया, मामले में उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें घटना से सबसे बड़ा फायदा हुआ है। जीरो रेस्टोरेंट से निकल ही रहा था कि जूलियट का कॉल आया। उसने बताया कि ब्रैंडन फिलहाल मुख्य संदिग्ध है और 3 एस्कॉर्ट स्पेशल फोर्स सोल्जर भी मारे गए हैं। जूलियट ने पूछा, अगर सच में किसी ने फंसाया है तो ब्रैंडन बार बार भागने की कोशिश क्यों कर रहा है? पर इन सब सवालों के बावजूद जीरो ने ब्रैंडन पर भरोसा करना चुना। शायद उसके ब्रैंडन के पिता से पर्सनल रिश्ते के चलते उसने माना कि ब्रैंडन कभी देश से गद्दारी नहीं करेगा। जीरो ने जूलियट से फिर से मदद की गुजारिश की, जिस पर जूलियट ने अभी अभी पता चली ताजा जानकारी दी। कुछ समय पहले आईके ग्रुप के सिस्टम में एक बड़ी सुरक्षा कमजोरी मिल चुकी थी। ब्लैक अकाउंटेंट ने पहले अलार्म डिवाइस एक्टिवेट किया, फिर ऐसी रिस्ट्रिक्टेड जगह घुसने की कोशिश की जहां उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। सबसे अजीब ये था कि स्थानीय पुलिस के पहुंचते ही पुलिस चीफ ने अचानक सारे पुलिस वालों को बिल्डिंग में घुसने से रोक दिया और सारे ऑफिसर वापस बुला लिए। फोन खत्म होते ही जीरो ने खुद वैंकूवर जाकर सारा मामला समझने का फैसला किया। वह वहां आईके ग्रुप के सिक्योरिटी डायरेक्टर ड्रेक से मिला। ड्रेक ने जीरो को ऑफिस में बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई और पूरे रवैये में बेरुखी थी। जीरो ने ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा सवाल कर दिया, ब्लैक अकाउंटेंट कहाँ है? और साफ बोल दिया कि मर्डर केस में उसका रोल सबसे संदिग्ध लग रहा है। यह सुनते ही ड्रेक हैरान दिखा और बोला कि पिछली सिक्योरिटी ब्रेच तो बस एक एक्सीडेंट थी और वो ब्लैक अकाउंटेंट फिलहाल बीमार है, घर पर छुट्टी कर रहा है। ड्रेक ने लगातार बहाने बनाने शुरू कर दिए। जीरो अब और टाइम बर्बाद नहीं करता, फेक हैंडशेक करता है और वहां से निकल जाता है। बाहर आकर वह जूलियट को कॉल करता है और ड्रेक से जुड़ी डिटेल्स इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। रिसर्च में पता चलता है कि ड्रेक पिछले 5 सालों में किसी भूत की तरह गायब रहा है। उसके बारे में कोई रिकॉर्ड या सच नहीं मिलता। इसी बीच जब जूलियट जीरो को ये सब बता रही थी, तभी जॉन वहां आ पहुंचा। जूलियट तुरंत फोन काटना चाहती है क्योंकि उसके सीनियर ने ब्रैंडन का शिकार करने का मिशन दिया है, जबकि वो चुपचाप जीरो के लिए इन्वेस्टिगेट कर
कर रही थी, जॉन बहुत नाराज हुआ। उसने आदेश दिया कि जूलियट अब जीरो के मामले में टांग नहीं अड़ाए। जॉन के जाने के बाद जूलियट ने जीरो को चुके से एक बहुत जरूरी मैसेज भेज दिया। पता चला कि पिछले एस्कॉर्ट अटैक में एक रूसी हत्यारा जिंदा बच गया था और फिलहाल अस्पताल में इलाज करवा रहा है। जीरो को जैसे ही खबर मिली वह तुरंत अस्पताल पहुंच गया। उसने देखा कि हत्यारा अभी भी बेहोश था, लेकिन जीरो को सिर्फ सच जानना था। उसको हत्यारे के जीवन मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जीरो ने डॉक्टर को धमकाते हुए कहा, यह आदमी राजनीतिक हत्याकांड का संदिग्ध है, किसी भी हालत में इसे जल्द से जल्द होश में लाओ। फिर अपनी दृढ़ता जताने के लिए गन भी निकाल ली। 10 मिनट बाद वह हत्यारा होश में आ गया। जीरो के सवालों के सामने पहले तो वह चुप रहा, जिससे जीरो पूरी तरह गुस्से में आ गया। तुझे किसने हायर किया? कौन है बॉस? हत्यारा बोला, मुझे सच में नहीं पता, बस पैसे मिले और काम करने आ गया। मुझे फोन पर जिस आदमी ने हायर किया उसकी आवाज के पीछे हेलीकॉप्टर जैसी शोर थी, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। जीरो ने उसकी बातें गौर से सुनी और लगा ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा। अब जीरो सोच में पड़ गया और वहां से निकल गया। इसी समय जॉन और उनकी टीम ब्रैंडन का पीछा कर रहे थे। ब्रैंडन के घर में उसके और टॉम के बीच का एक लेटर मिला। उसमें लिखी जानकारी से जॉन ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रैंडन अपने पिता के घर में छुपा हुआ है। इसी बीच जीरो भी अस्पताल से उसी इलाके में पहुंच गया। जीरो को ब्रैंडन के कमरे में उसके सैन्य दिनों की एक फोटो मिली। आखिरी कतार में खड़ा लंबा पतला आदमी कोई और नहीं बल्कि वही ड्रेक था, आईके ग्रुप का सिक्योरिटी डायरेक्टर। जीरो ने फोटो तुरंत जूलियट को भेजी ताकि वह ड्रेक की डिटेल्स निकाल सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रिकॉर्ड में दिखा ड्रेक 5 साल पहले ड्यूटी पर ही मर चुका था और सिविलियंस की गोलीबारी के केस में वांटेड था। जीरो और जूलियट दोनों को गहरे शक हो गया कि ड्रेक कोई आम आदमी नहीं, पूरा मामला घोर रहस्य से भरा है। कुछ समय बाद जीरो अपनी जांच में आईके ग्रुप के ब्लैक अकाउंटेंट को अंडरग्राउंड पार्किंग में ढूंढता है। जीरो ने बिना कुछ बोले उसे गाड़ी के बोनट पर पकड़ लिया और दबाव में पूछताछ शुरू की। ड्रेक कहाँ है? असली साजिश क्या चल रही है? ब्लैक अकाउंटेंट डर से साफ साफ कुछ बोल ही नहीं रहा। जीरो ने गन सिर पर तान दी तो उसका रंग पीला पड़ गया और तुरंत सब कुछ कबूल करने लगा। उसने बताया कि कुछ समय पहले ड्रेक ने एक खतरनाक प्लान बताकर उसके परिवार को धमकी दी थी और मजबूर कर दिया कि वह फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करे। असल में साजिश यह थी कि जब तक रूस और उसके बीच ट्रेड एम्बार्गो नहीं हटता, नोवा कंपनी के शेयर बुरी तरह गिरेंगे। बैकग्राउंड में बैठे मास्टरमाइंड का मकसद इसी गिरावट का फायदा उठाना था। शेयर गिरते ही कंपनी की जबरन बिक्री करवानी थी और अरबों की कमीशन खुद जेब में भर लेनी थी। ब्लैक अकाउंटेंट जानता था कि ये सब गैर कानूनी है, पर ड्रेक की हिंसा, धमकी और उसके परिवार को खतरे ने उसे मजबूरी में ड्रेक का साथ देने पर मजबूर कर दिया। इस बीच जॉन ने तेजी से एक स्पेशल फोर्स टीम तैयार की और सीधे टॉम के पहाड़ी घर के पास गुपचुप पहुंच गया। अब जिंदगी और मौत की ड्रामेटिक चेज शुरू होने वाली थी। टीम बिल्कुल साई की तरह लकड़ी के केबिन की ओर चुपचाप बढ़ रही थी, पर उन्हें क्या पता घर में मौजूद दोनों लोग अलार्म सिस्टम से उनकी हरकत जान चुके थे। टॉम ने ब्रैंडन को पूरी शांति से एक राइफल दी और जल्द भागने को कहा। फिर टेबल हटाई तो एक सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेज निकल आया। टॉम अपना साहस दिखाते हुए हाथ ऊपर कर घर से बाहर निकल आए, मानो सरेंडर करने वाले हों। मगर जैसे ही स्पेशल फोर्स घर में घुसने ही जा रही थी, कहीं से बिजली जैसी रफ्तार में एक स्नाइपर बुलेट सीधे उड़ती हुई आ गई। असल में वह महिला असासिन छुपकर काफी देर से घात लगाए बैठी थी, बस इंतजार कर रही थी कि ब्रैंडन बाहर निकले और वह उसी समय उसे खत्म कर दे। लेकिन अचानक स्पेशल फोर्सेस के दखल ने उसका पूरा प्लान बिगाड़ दिया। अब एकदम घना फायरिंग शुरू हो गया। गोलियों की बौछार में टीम के कई सिपाही मौत के घाट उतर गए। इस हैरान कर देने वाली घटना से जॉन को फिर शक हो गया कि जरूर ब्रैंडन की ही करतूत है। उधर ब्रैंडन घर छोड़कर भागने की सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में फेमिलियर स्नाइपर शॉट की आवाज गूंजी। पिता की सुरक्षा के डर से वह फौरन लकड़ी के घर की ओर वापस दौड़ गया। घर की ओर लौटते ही उसने देखा एक स्पेशल फोर्स सोल्जर खून में लथपथ पड़ा हुआ है। टॉम ने बेटे को वापस देख बेचैनी महसूस की, पर दिमाग में एक जाबांज प्लान भी बन गया। टॉम ने स्नाइपर राइफल लेकर खिड़की पर खुद को जानबूझकर दिखाई ताकि जो भी छुपा निशाना साधने वाला है वह फायर करे और उसकी पोजीशन खुल जाए। वही समय सटीक काउंटर अटैक का मौका देगा। इसी दौरान ब्रैंडन भी अटारी पर पहुंच गया और स्नाइपर राइफल लेकर चारों ओर नजर रखने लगा। अब 3 बड़े स्नाइपर्स 3 तरफ से एक दूसरे पर नजर गए, एकदम टेंशन भरे स्टैंड ऑफ में आ गए। महिला असासिन ने टॉम को खिड़की पर और ब्रैंडन को अटारी में देख लिया। अब वह खुद भारी दुविधा में थी कि किसे पहले निशाना बनाए। महिला असासिन सोच रही थी अगर वह फायर करती है तो उसकी पोजीशन खुल जाएगी, लेकिन फायर न करने पर ब्रैंडन को मारने का बेहतरीन मौका भी हाथ से निकल जाएगा और मौजूदा हालात से भागना भी मुश्किल होगा। 3 टॉप स्नाइपर्स की जानलेवा भिड़ंत में सिर्फ मामूली सी हरकत भी किसी का अंत कर सकती थी। उसी समय जमीन पर पड़े एक स्पेशल फोर्स सोल्जर के मशीन गन ने उसके दिमाग में प्लान जगा दिया। महिला ने तुरंत सोल्जर के हाथ पर गोली मार दी। इस गोली ने पूरे स्टैंड ऑफ को तोड़ दिया और ब्रैंडन व टॉम दोनों का ध्यान उसकी ओर खिंच गया। अब महिला असासिन ने मौका पहचान कर घायल सोल्जर के शोर और हलचल का फायदा उठाकर झटपट भागने की कोशिश, लेकिन ब्रैंडन इतनी आसानी से
से उसे जाने नहीं देना चाहता था। टॉम और ब्रैंडन में फौरन एक शार्ट प्लान बन गया। वो दोनों अलग अलग दिशाओं में ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं ताकि महिला असासिन को जिंदा पकड़ सके, क्योंकि यही उनका नाम साफ करने का रास्ता। महिला असासिन ने गीली सूट पहन रखा था जिसने उसे झाड़ियों में लगभग अदृश्य बना दिया। वह बिल्कुल चुपचाप ब्रैंडन की फायरिंग रेंज का इंतजार करती रही। जैसे ही ब्रैंडन उसकी रेंज में आया, महिला ने बहुत सावधानी से ट्रिगर दबाया। जैसे ही महिला असासिन ने ब्रैंडन पर निशाना साधा, अचानक साइड से टॉम प्रकट हुआ और उसकी स्नाइपर राइफल पर गोली मार। राइफल छूटते ही ब्रैंडन ने मौका देखकर महिला पर हमला किया। स्नाइपर गन से कई वार किए। महिला ने फुर्ती से हमला चकमा दिया और इसी दौरान एक शूरिकेन थ्रोइंग स्टार सीधा ब्रैंडन के सीने में फेंक दिया। ब्रैंडन दर्द में झुका तो महिला ने जल्दी से भागने की कोशिश की। ब्रैंडन ने उसका पीछा किया। फिर दो उड़ते चाकू बिजली की रफ्तार में चले और दोनों के बीच ड्रामेटिक हाथों हाथ कॉम्बैट शुरू हो गया। महिला की ताकत बेहद जबरदस्त थी। उसके लंबे पैरों की वजह से ब्रैंडन चकरा गया। अब उसमें और मुकाबले की शक्ति नहीं बची थी। सबसे डरावना मोड़ जब महिला ने अचानक डैगर निकालकर ब्रैंडन पर वार कर दिया। ब्रैंडन पेट में घाव लेकर रुका भी नहीं था कि महिला ने रस्सी से उसे बुरी तरह जकड़ लिया। अब ब्रैंडन लगभग मरणासन्न था कि तभी टॉम राइफल लेकर वक्त पर पहुंच गया। उसने ठंडी नजरों से महिला के सिर पर गन तान दी और हथियार छोड़ो, समर्पण करो का हुक्म दे दिया। महिला असासिन हार मानकर हथियार डाल देती है। अब अंततः उसे जिंदा पकड़ लिया गया। ब्रैंडन के सीने में राहत की सांस थी। उसने फौरन स्पेशल फोर्सेस का कम्युनिकेशन डिवाइस ढूंढा और जॉन को मैसेज किया, असली अपराधी पकड़ लिया गया, फौरन बैकअप भेजो। कुछ ही देर में जॉन अपनी कार लेकर लकड़ी के घर पहुंचा ताकि महिला असासिन को पकड़कर आगे की पूछताछ के लिए जेल ले जाए। गाड़ी में बैठते वक्त महिला असासिन ने बहुत अजीब व्यवहार किया। उसकी आंखें हर जगह घूम रही थी, मानो वह किसी को खोज रही हो। ब्रैंडन ने उसकी इन छोटी छोटी हरकतों को तुरंत पकड़ लिया और जॉन को सलाह दी कि एस्कॉर्ट टीम को वापस बुला लो। ब्रैंडन का तर्क था, महिला असासिन बहुत डरी हुई है, स्पष्ट है कि उसे अपने मास्टर से मार दिए जाने का डर है ताकि वह गवाह न बन पाए। इसलिए ब्रैंडन ने नजाकत से कहा, इस डर का फायदा उठाकर महिला असासिन को एक डील ऑफर करनी चाहिए। वह मास्टरमाइंड को फंसाने में मदद करती है तो सारे केस खत्म होंगे और उसे अमेरिका छोड़ने की पूरी आजादी मिल जाएगी। जॉन को यह आइडिया समझ में आ गया और उसने फौरन एस्कॉर्ट टीम को वापस बुलाया। फिर महिला असासिन के सामने डील रख। महिला असासिन ने पल भर भी नहीं गंवाया, तुरंत ड्रेक को कॉल किया। झूठ बोला कि उसने ब्रैंडन को पकड़ लिया है, लेकिन उसे बाकी पैसे चाहिए वरना सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ड्रेक फौरन आगबुला हो गया, मगर वह खुद ब्रैंडन से निपटना चाहता था, इसलिए डील मान ली और ब्रैंडन को छुपे विला में डायरेक्ट एक्सचेंज के लिए बुला लिया। ब्रैंडन हैरान था, ड्रेक की उससे आखिर इतनी दुश्मनी क्यों? आखिर दोनों में कोई व्यक्तिगत रंजिश तो नहीं थी। सच्चाई खुली, 5 साल पहले ब्रैंडन और ड्रेक एक ही टीम में थे। ब्रैंडन ने ड्रेक को निर्दोष नागरिकों पर गोली चलाते देख लिया था और फौरन अफसरों को रिपोर्ट भी की थी, पर जांच से पहले रिपोर्ट के बाद बताया गया कि ड्रेक की मौत हो गई। मामला वहीं ठंडा पड़ गया। हकीकत अब सामने आई, ड्रेक मरा नहीं बल्कि वर्षों तक ब्रैंडन से अपनी बदले की आग में छुपा और तैयार होता रहा। अब वह ब्रैंडन को फंसाकर उस पर बदला लेने का पक्का इरादा रखता है। जॉन ने प्लानिंग करते हुए डिटैचेबल हैंडकफ ब्रैंडन को पहनवा दी ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो ब्रैंडन आसानी से बच निकले। टॉम भी खुद स्नाइपर सपोर्ट देने के लिए तैयार हो गया, पर क्या सब वैसा ही चलेगा जैसा टीम ने सोचा है? इधर रूसी असासिन के पुराने हिंट के आधार पर जीरो को वह आइलैंड समझ आ गया जहां अमीर लोग रहते हैं और जांच में काम आ सकता है। वह जब आइलैंड के पास गया तो वैसी ही हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी जैसी असासिन ने बताई। जीरो बिल्कुल छुपकर विला में घुसा तो ड्राइंग रूम में एक फैमिली फोटो मिली। उस चश्मा पहने आदमी का बेटा और कोई नहीं बल्कि ड्रेक ही था, जिसे अब तक जीरो ढूंढता आया था। अब साफ हो गया, चश्मे वाला आदमी ही पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड था। इसी वक्त अचानक ड्रेक साइड से बाहर आया और जीरो से भिड़ गया। विला के अंदर जबरदस्त हैंड टू हैंड लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर रेसलिंग और वॉर पलटवार के बाद जीरो पर ड्रेक का पलड़ा भारी पड़ने लगा। ड्रेक ने मौके का फायदा उठाया, जीरो को कसकर पकड़कर सीधा स्विमिंग पूल में फेंक दिया। जिंदगी मौत की इसी घड़ी में ऊपरी मंजिल से चश्मा पहना आदमी सामने आया और ड्रेक को रोक दिया, क्योंकि उसके पास जीरो को तोड़कर अपनी टीम में मिलाने की एक चालाक तरकीब थी। उन्होंने जीरो को चेयर से बांध दिया और पैसों का लालच देकर उसे साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन जीरो अडिग रहा, मना कर दिया। तभी ड्रेक गुस्से में उसे गोली मारने की सोच ही रहा था कि उसी क्षण महिला असासिन ब्रैंडन को हमेशा की तरह विला के गेट पर लेकर आई। बाहर टॉम ने अपनी स्नाइपर राइफल पूरी तरह से तैयार रखी ताकि जरूरत पड़ी तो तुरंत सपोर्ट दे सके। गेट धीमे धीमे खुला। महिला असासिन ब्रैंडन को इमारत की ओर ले जाने लगी, पर ड्रेक अब भी शातिर निकला। वह खुद बाहर नहीं आया बल्कि महिला असासिन को ही ब्रैंडन को भीतर लाने का आदेश दे दिया। जैसे ही ब्रैंडन कमरे में दाखिल हुआ, ड्रेक ने बिना एक पल गंवाए महिला असासिन पर गोली चला दी और उसे घायल कर दिया। ब्रैंडन ने मौका देखकर घेरे से खुद को छुआया और पलटकर तगड़ा कॉम्बैट शुरू कर दिया, लेकिन ड्रेक बेहद ताकतवर था और क्लोज कॉम्बैट में ब्रैंडन फंस गया। वो खुद स्नाइपर था, ऐसे फैसले में उसका कोई बेनिफिट नहीं था। इस समय दोनों बुरी तरह झगड़ रहे थे। ऐसे
ऐसे में टॉम को बाहर से सटीक शॉट मारना बेहद मुश्किल था। यदि जरा भी गलती हो गई तो शायद अपने बेटे को ही मार बैठे। टॉम के दिमाग में वियतनाम वाली घटना कौंध गई। उसने गलती से अपने साथी को मार दिया था। इस बार डर के कारण हाथ कांपने लगा। तभी ब्रैंडन की आवाज ईयरपीस में गूंजी, जो होना था वो हो गया डैड, छोड़ दो ये डर, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। बेटे की हिम्मत भरी बात सुनकर टॉम ने आखिरकार हिम्मत जुटाई, मुकम्मल निशाना लेकर गन फायर की। ड्रेक, जो ब्रैंडन के ठीक पीछे था, मौके पर ही गिर पड़ा। अब मास्टरमाइंड ने हालत बिगड़ती देख भागने की कोशिश की, पर महिला असासिन ने फौरन उसे भी शूट कर दिया। फिर पुलिस ने बॉस को गिरफ्तार कर लिया और महिला असासिन को डील के मुताबिक यूएस से बाहर भेज दिया गया। अब सारे मामले सुलझ चुके थे। चारों तरफ राहत और सुकून। फिल्म यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको फिल्म कैसी लगी कृपया कमेंट में अपनी राय दीजिए।